स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं तटीय विनिमय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि भारत के तट तट पर जो भी आपके क्षेत्र पाए जाते हैं, जो भी जोन पाए जाते हैं, उसमें आपका फ्लोरा और फौना, कहने का मतलब है कि वहाँ पे चाहे जीव हो चाहे वो जंतु हो, उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो भी एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाई जाती है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम पहले उसकी पहचान करें। तो इसीलिए इसको CRZ अर्थात कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाए गए। ठीक है, ताकि हम आसानी से उसमें विनिमय जो हो रहा है या फिर उसमें जो भी जीव जंतु हैं, उनको हम आसानी से संरक्षित कर पाएं, उनकी पहचान कर पाएं। तो इसी क्रम में हम इसको डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि CRZ एरिया होता क्या है। तो आप ये समझिए कि समुद्र के किनारे HTL और LTL के बीच का जो भी क्षेत्र है, उसको 1991 में तटीय विनिमय क्षेत्र या फिर CRZ घोषित किया गया। अब इसके पहले हमें HTL समझना पड़ेगा और LTL समझना पड़ेगा। तो HTL का मतलब होता है कि हाई टाइडल लाइन और लो टाइड लाइन। कहने का मतलब हुआ कि उच्च ज्वार रेखा जो है और निम्न ज्वार रेखा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि लगातार एक छोटा ज्वार और एक बड़ा ज्वार आता है, तो छोटा जो आपका ज्वार है उसका लाइन खींच लीजिए, और एक बड़ा ज्वार आता है, बड़ा ज्वार जो होगा आपका तट की तरफ अपेक्षाकृत ज्यादा दूरी तक आएगा। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो एरिया है, उन दोनों के बीच का जो एरिया है जो पानी से प्रभावित होता है, समुद्र के पानी से प्रभावित होता है, उसी को हम बोलते हैं तटीय विनिमय क्षेत्र या CRZ। अच्छा, ये समझते हैं कि इसकी संकल्पना शुरुआत कहां से हुई है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, उसके द्वारा ये CRZ जो क्षेत्र है उसको घोषित किया गया। इसके पहले CRZ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। इसको भी हम वनों के जो आपका पर्यावरण संरक्षण होता है उसी के तहत इसको रेगुलेट करते थे। अच्छा, ये समझते हैं कि इसके लिए जो नियम बनाए जाते हैं CRZ के लिए, कौन बनाता है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जो है CRZ के लिए नियम बनाता है, और तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारों को कार्यान्वयन करने के लिए सुरक्षित किया जाता है। कहने का मतलब है सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य सरकार किस भूमिका के तहत या किस रेगुलेशन के तहत अपना काम करेंगे। तो वो उत्तर है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सानिध्य में उसके द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे उसी को फॉलो करेंगे राज्य सरकारें। तो अच्छा, समझते हैं कि CRZ जो है उसके लिए रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहली बात तो ये है कि आपका पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील जो क्षेत्र है, जैसे कि मैंग्रोव हो गया। अगर आप मैंग्रोव नहीं जानते तो हमारे चैनल पे वीडियो है अलग से, मैं इसको कमेंट सेक्शन में आपका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको आप देख लेंगे। मैंग्रोव हो गया, कोरल रीफ जिसको हिंदी में प्रवाल भित्ति बोलते हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसके लिए हम CRZ को रेगुलेट करते हैं। अगली बात क्या है कि मछली पकड़ने के जो समुदाय होते हैं, मतलब जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, जो फिशरीज जिनका इंडस्ट्री ही है, मतलब उनका पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे लोग जो कि केवल इसी की वजह से करते हैं, तो उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाए, यह भी CRZ का कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या फिर अगर बड़े चक्रवात आते हैं, हाई इंटेंसिटी के चक्रवात आते हैं, तो उनके प्रभावों को मानवीय तरीके से कम किया जा सके, उससे कुछ लचीला उपाय किया जा सके, उसके लिए CRZ को रेगुलेट करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी के साथ साथ तटीय पर्यावरण के संरक्षण के लिए उसके डेवलपमेंट को संतुलित किया जाए, यह भी ध्यान रखा गया। अब ये समझते हैं कि CRZ जो है वो कैसे मानवीय जो इंटरप्शन है, मतलब कि ह्यूमन इंटरप्शन है, समुद्र के किनारे जो भी आपके मैंग्रोव पाए जाते हैं या फिर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए जो आपका CRZ रेगुलेशन बनाया गया, तो उसका विशेष महत्व क्या है उसको समझते हैं। तो जो CRZ है वो नियम कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो आपका तटीय क्षेत्र में ह्यूमन इंटरफेरेंस है या फिर औद्योगिक गतिविधियां हैं, उसको नियंत्रित किया जा सके। CRZ का ये प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके साथ साथ कुछ अन्य गतिविधियां जैसे कि निर्माण कार्य हो गए, उद्योगों की स्थापना हो गई, और खतरनाक जो सामग्री हो गई, जो कि टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो कि वहां के जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है, उनका भंडारण करना, उनका खनन करना, उनको पुनर्वसन करना या फिर उनको बांधना या फिर कलेक्ट करना, ये इन सभी चीजों को समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर रखा जाए, इस बात को CRZ सुनिश्चित करता है। तो ये दूसरा प्रमुख जो इंपॉर्टेंस है CRZ का यहाँ पे दिखाई देता है। अच्छा, ये समस्या है कि CRZ की पहली अधिसूचना जो है, तटीय विनिमय क्षेत्र हिंदी में इसको बोलते हैं CRZ को, इसकी पहली अधिसूचना 1991 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा है। इसको किसके तहत किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया था, जिससे कि तटीय पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के उपाय किए जा सके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि CRZ 1991 में पहली बार इसको रेगुलेट किया गया, और ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया ताकि तटीय क्षेत्रों में जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वो मैंग्रोव हो चाहे वो कोरल रीफ हो, उन सभी को सुरक्षित किया जा सके, और उनकी जो पर्यावरण से संबंधित जो भी नॉर्म्स हैं उसको बनाने का काम किया गया, उसके स्टैंडर्ड को बनाने का काम किया गया। लेकिन CRZ में ऐसी कौन सी बातें थी जिसकी वजह से हमें मजबूर होना पड़ा कि CRZ 2011 की अधिसूचना जारी करनी पड़ी या फिर संशोधन करना पड़ा। तो यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन सी बाधाएं थी, जैसे कि जैव विविधता, जनसांख्यिकी पैटर्न, प्राकृतिक संसाधनों आदि के संदर्भ में विविधता को ध्यान में रखे बिना संपूर्ण भारतीय समुद्र तट के लिए समान नियम बनाए गए। कहने का मतलब देखो यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे कि हमारे यहाँ SC ST OBC की व्यवस्था की गई है ताकि वो आपका एक लेवल पे आ सके जनरल के, ठीक है। इसी तरीके से हम ये तो नहीं कह सकते कि हर तट की जो आपकी बायोडायवर्सिटी लेवल है, मतलब उसमें जो
उनका जमीनी का स्ट्रक्चर है या फिर उनमें पानी का स्ट्रक्चर है, उसमें रहने वाले लोगों के द्वारा फेस किए जाने वाले प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर है, वो तो समान नहीं हो सकता। लेकिन सीआरजेड 1991 में जो भी नियम बनाए गए वो इंडिया के जितने भी तट क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, उनके लिए समान बनाए गए। ये सबसे बड़ी कमी यहाँ पे देखने को मिल रही थी। इसी के साथ साथ सीआरजेड में निकासी प्राप्त करने के लिए कोई भी स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी। कहने का मतलब है कि अगर सीआरजेड से किसी भी क्षेत्र को हटाना है, क्योंकि ऐसा भी तो होता है कि सीआरजेड वहां पे आपको कोई पत्तन बनाना है, ठीक है, मतलब बंदरगाह बनाना है, तो आप उस समय क्या करोगे? अगर सीआरजेड वहां पे लागू हो गया तो वहां पे बंदरगाह बन ही नहीं सकता। या फिर कोई गवर्नमेंट का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि प्रदेश सरकार बनाना चाहती है, तो वह भी स्पष्ट रूप से प्रक्रिया इंकित नहीं थी। तो इंगित न होने की वजह से आपका ये अस्पष्टता जो है उसकी खामी बनकर उभरी। इसी के साथ साथ पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो उसकी रूपरेखा थी वो तैयार नहीं की गई थी। भूमि आधारित गतिविधियां जो हो सकती थी और प्रदूषण की जांच करना, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, ये सभी नियम जो है सीआरजेड 1991 में शामिल नहीं किए गए थे। इसी के साथ साथ पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील जो तटीय क्षेत्र है उसमें मछुआरों को आने देना है कि नहीं आने देना है, झुग्गी झोपड़ी वाले जो निवासी थे उनको हटा देना है या फिर उनको रहने देना है। इन सभी जो आपके पारंपरिक समुदायों की कठिनाइयां थी वो और कठिन थी, बहुत जटिल थी, और उनका क्या होगा ये स्पष्ट नहीं था आपका सीआरजेड 1991 में। इसके साथ साथ अब इतनी जो खामियां थी उसको दूर करते हुए हमने एक संशोधन किया सीआरजेड 1991 में, ठीक है, मूल भावना को ध्यान में रखते हुए, जिसको समेकित किया गया सीआरजेड, ठीक है, 2011 की अधिसूचना में। तो इन्हीं कमियों को दूर करते हुए सीआरजेड 2011 को हमने उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना जारी की। अब हम सीआरजेड 19 आपका 2011 के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे सीआरजेड 2011 के प्रमुख उद्देश्य क्या थे उसको समझते हैं। तटीय हिस्सों को संरक्षित करना और उसको वहां पे बायोडायवर्सिटी को क्रिएट करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके साथ साथ तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो भी मछली पकड़ने वाले लोग हैं या फिर जो स्थानीय समुदाय पाए जाते हैं उनकी आजीविका की सुरक्षा करना, उसको सुनिश्चित करना। कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि उनकी आजीविका का साधन जो कि मत्स्य पालन है या फिर फिशरीज है वो कहीं उनसे छीन लिया जाए, और उनके जीवन स्तर पर सुधार करना। प्राकृतिक जो सिद्धांत हैं और समुद्र के स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर स्थायी तरीके से विकास को बढ़ावा देना। ऐसा भी नहीं है, कई बार आप देखते होंगे कि पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र जो है वो आपका तटीय क्षेत्र होते हैं, चाहे वो गोवा की बात करें, चाहे हम मुंबई में स्थित कई तटीय क्षेत्रों की बात करें। तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी किया जाए, लेकिन ऐसे स्थायी तरीके से किया जाए जो कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो, लेकिन वो प्राकृतिक सिद्धांतों को भी ध्यान में रखे। ठीक है, मतलब दोनों में हमने सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। दिसंबर 2018 में केंद्रीय कैबिनेट ने तटीय विनिमय क्षेत्र सीआरजेड अधिसूचना 2018 को मंजूर कर दिया। कहने का मतलब है कि समय समय पर आवश्यकता महसूस होती है कि इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। उसके तहत 2018 में अंतिम बार आपका सीआरजेड में जो संशोधन हुआ उसको मंजूरी दी गई। सीआरजेड 2018 अधिनियम सीआरजेड 2011 के अधिनियम के तहत प्रावधानों के व्यापक मूल्यांकन के लिए जून 2014 से एमओईएफसीसी के द्वारा गठित शैलेश नायक समिति की सिफारिश पर आधारित है। आप जानते हो कि सबसे पहले अगर हम किसी भी क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं तो हम एक कमेटी बैठाते हैं और उस कमेटी की जो भी सिफारिशें होती हैं, जो भी अनुशंसा की जाती है, उसी के आधार पर हम उनके कुछ जो भी उनके मान्यताएं होती हैं उनको मानते हैं। लेकिन सरकार जो है वो बाध्य नहीं होती कि किसी भी कमेटी के सिफारिशों को पूरी तरीके से माने ही। तो उसके आधार पर जो सीआरजेड 2011 की अधिसूचना के बाद जब 2014 में, ठीक है, इसमें कुछ समितियों के कुछ पॉइंट्स को लेकर के अंतिम बार जो अधिसूचना जारी की गई उसको मंजूर किया गया दिसंबर 2018 में। ये जो आपका क्षेत्र है या फिर कर लिया जाए, ये इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आपका इसके अंतर्गत आता है, इसमें जो तटीय राज्य हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है कि ये प्रदेश सरकारों पे और जो केंद्र शासित प्रदेश है दोनों पर यह लागू होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सीआरजेड जो 2011 है उसकी अधिसूचना में जो तटीय क्षेत्र है उनका वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया गया है। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि जो कोरल रीफ होती हैं या फिर मैंग्रोव हैं वो सीआरजेड के अधिसूचना 2011 के तहत किस सूची में रखी गई हैं। इसमें कई सूचियां बनाई गई हैं, जैसे कि आपका सीआरजेड फर्स्ट है, सीआरजेड सेकंड है, सीआरजेड थर्ड, सीआरजेड फोर। यहाँ पे आपके 4 अलग अलग आपके सूचियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सीआरजेड फर्स्ट के अंतर्गत जो आपका पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र जैसे कि मैंग्रोव हो गया और प्रवाल भित्तियां हो गई, जीव मंडल भंडार हो गए, कहने का मतलब इसको मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति को इंग्लिश में कोरल रीफ कहते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों को सीआरजेड के पहले अनुसूची में रखा गया है। सिवाय सीआरजेड के किसी भी सीआरजेड फर्स्ट के किसी भी एक नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है। सीआरजेड अगर सीआरजेड की बात किया जाए तो उसके अलावा अगर किसी अन्य की बात किया जाए तो उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी नया निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है। परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं, ठीक है, चाहे वो आपका एलटीएल में हो चाहे वो आपका एचटीएल हो, उसके बीच पानी के ज्वार प्रभाव को प्रभावित किए बिना ट्रांस हार्बर सी लिंक और सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो भी निर्माण कार्य हैं, जो भी स्थायी निर्माण कार्य हैं या फिर जो नए निर्माण कार्य हैं वो तो सीआरजेड फर्स्ट में नहीं किए जा सकते। लेकिन जैसे कि एलटीएल और एचटीएल के बीच में अगर मान लीजिए आपको कोई भी सड़क बनानी है, किसी पुल का निर्माण करना है, सीलिंग का निर्माण करना है, तो वो आपका इस तरह से किया जाता है ताकि वो किसी भी तरीके से प्रवाल भित्तियों को या मैंग्रोव को हानि न पहुंचाती हो। लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच में उन क्षेत्रों में से जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नहीं है वहां पे
कुछ शर्तों पर अनुमति दी जाती है। जैसे कि जिन क्षेत्रों में अनुमति दी जाती है उसकी मैं बात करूँ, तो प्राकृतिक गैस की खोज अगर करना है या फिर निष्कर्षण करना है, उसका एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए दी जाती है, आपकी वहाँ पे अनुमति दी जाती है। अगर मान लीजिए कि उसमें पारिस्थितिक रूप से कोई संवेदनशील ज़ोन नहीं है तो जीवमंडल भंडार के भीतर रहने वाले पारंपरिक निवासियों के लिए स्कूल हो गया, सड़क हो गया और कुछ अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बनाना, तो ये सब चीजें किए जा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान में रखा जाएगा कि वो संवेदनशील ना हो तब समुद्री जल के सौर वाष्पीकरण द्वारा नमक की कटाई करना। आप जानते हो कि नमक का निर्माण भी जो तटीय क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसका भी निर्माण जो है, नमक का जो निर्माण है वाष्पीकरण के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। अगर बात किया जाए विलवनीकरण की संयंत्र की बात किया जाए, तो मतलब कि हमें अगर इस तरह के संयंत्र बनाने हैं, लगाने हैं, जो कि ज्यादा खतरनाक नहीं है या फिर इसको गैर खतरनाक बोल सकते हैं, तो उनका संयंत्र का निर्माण यहाँ पे किया जा सकता है, संयंत्र को लगाया जा सकता है। अच्छा, मैंने फर्स्ट में बात किया सीआरजेड फर्स्ट में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था, वहाँ पे निर्माण कार्य लगभग न के बराबर होते हैं और वहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत डेंजरस नहीं है या फिर कोई भी सेंसिटिव कंडीशन नहीं है तभी जाकर के अनुमति मिलती है। लेकिन सीआरजेड में ऐसा नहीं है, सीआरजेड 2 में ऐसा नहीं है, मतलब क्लॉज 2 में ऐसा नहीं है। इसमें आपका काफी हद तक ऐसे क्षेत्रों को लागू किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो कि तट रेखा में डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि आज के डेट में आप देखते होंगे कि बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य जो हैं आपका तट रेखा पे किए जाते हैं, तो वो आपका सीआरजेड के सेकंड जो आपके क्लॉज है उस क्षेत्र में किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नगर निगम के सीमा के भीतर आते हैं। इसमें जो भी नगर निगम है, मतलब उस क्षेत्र का पर्टिकुलर जिले का, पर्टिकुलर राज्य का जो भी नगर निगम होगा उस क्षेत्र में इसको शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण कार्य है वो आपका काफी अच्छे तरीके से होते हैं, चाहे वो गांव हो चाहे वो कस्बा हो, तो उसमें वो पहले से स्थापित होते हैं। उसमें डेवलपमेंट धुआंधार तरीके से किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। इमारतें खतरनाक रेखा के भूमि के किनारे तक अनुमन्य है। कहने का खतरनाक रेखा से यहाँ पे संबंध ये है कि जो हाई टाइड लाइन थी एसटीएल के पीछे तक, मतलब लो आपका जो टाइड लाइन थी और एसटीएल के बीच तो नहीं, वो आपका सीआरजेड 1 है। सीआरजेड 2 क्या है, हाई टाइड लाइन के पीछे जितनी भी भूमि है उसमें उसके उस खतरनाक लाइन के पहले तक इमारतों को बनाना अनुमन्य है, मतलब कि ये अलाउड है। इसी के साथ साथ जो भी अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो आपका विलवनीकरण संयंत्र हो या फिर कुछ अन्य तरह के संयंत्र जो मशीनरीज लगाई जा सकती हैं, उसको भी यहाँ पे मान्यता दी जाती है। और अगर मान लीजिए कोई आपको प्लांट लगाना है तो उसमें कुछ अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, उसके दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए वहां पे निर्माण की अनुमति दी जाती है। अब सीआरजेड की तीसरे जोन की बात करते हैं या फिर तीसरे क्लॉज की बात करते हैं, तो ये वो क्षेत्र होते हैं जिसमें कि अपेक्षाकृत कमतर होते हैं और इसमें मतलब डेवलपमेंट जो है आपका थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सीआरजेड 1। ठीक है, सीआरजेड 1 और 2 के अपेक्षाकृत श्रेणी 1 और 2 के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम इसमें लागू करते हैं और इसका जो एरिया होता है वो थोड़ा कम होता है अपेक्षाकृत द्वितीय के, सेकंड वाले क्लॉज के। और इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र भी शामिल हो जाते हैं जो पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि हम सीआरजेड थर्ड में ऐसे क्षेत्र को रखते हैं जो कि शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में आते तो जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हुआ है जो कि सीआरजेड सेकंड क्लॉज के अंतर्गत हुआ था। अब जैसे मैंने बताया था कि हाई टाइडल लाइन जो है उससे, उसको खतरनाक लाइन भी बोलते हैं, उससे, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो उससे 0 से लेकर के 200 मीटर के बीच में इसको हम घोषित करते हैं नो डेवलपमेंट जोन। यही वजह है कि यहाँ पे अपेक्षाकृत कम विकास होता है, जहां किसी भी तरह के स्थायी निर्माण की अनुमति या निर्माण की अनुमति नहीं ही होती है। बहुत ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस है तभी होगी, ठीक है, क्लियरेंस के बाद, लेकिन फिलहाल आप मान के चलिएगा कि यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं होता है। इन क्षेत्रों में अगर कृषि की बात करें, वानिकी, परमाणु ऊर्जा विभाग में कोई परियोजना है या फिर दुर्लभ खनिज का खनन है, नमक का निर्माण करना है, पेट्रोलियम उत्पादन या पुनर्जीवन करना है, या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जैसे कि आपका सोलर हो गया या फिर आपका टाइडल विंड से आपकी एनर्जी अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, कुछ सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित कुछ गतिविधियां हो गई, उसकी अनुमति दी जा सकती है। कहने का मतलब है कि स्थायी निर्माण तो नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कोई भी परियोजना है, जैसे मैंने बताया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया या फिर नमक का निर्माण करना हो गया, खनिजों का, दुर्लभ खनिजों का खनन हो गया। ऐसा नहीं है कि हर खनिज का खनन कर रहे हो आप, कोयले का खनन यहाँ पे नहीं हो सकता, बहुत दुर्लभ है और जो आपके राष्ट्रीय मानक के अनुसार आपका दुर्लभ माना जा सकता है, ऐसे खनिजों को यहाँ पे अनुमति दी जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि यहाँ पे अपेक्षाकृत कम विकास होता है। जो आपका हाई टाइडल लाइन है उसमें 200 से 500 मीटर के बीच में और 0 से लेकर के 200 मीटर के बीच में अनुमति देने वाले स्थानीय समुदायों और पर्यटन परियोजनाओं के लिए घरों का निर्माण अनुमति दी जाती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्थायी रूप से घर तो नहीं बनते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां पे जो परियोजनाएं हैं या फिर उसके स्थानीय समुदाय के लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए घर की आवश्यकता तो होगी ना, तो उस क्षेत्र में, उस कंडीशन में यहाँ पे घर का निर्माण करने की अनुमति दी जाती है। सीआरजेड 4 की बात करेंगे तो इसमें प्रादेशिक सीमाओं तक कम ज्वार रेखा से जलीय क्षेत्र को सीआरजेड 4 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कहने का मतलब है ये इसमें जो आपका लो टाइडल लाइन होती है वहां से लेकर के जो भी पानी का क्षेत्र जो आपका प्रदेश सरकार के सीमा के भीतर आती है, उन क्षेत्रों को सीआरजेड के अंतर्गत रखते हैं। बहुत सिंपल सी लाइन है जिसमें ज्वार प्रभावित जल क्षेत्र भी शामिल है। ज्वार भाटा की वजह से जो आपका पानी वाला क्षेत्र है वह भी सीआरजेड 4 के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें जमीन से कोई लेना देना नहीं है, इसमें पानी पानी से ही लेना देना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्थानीय समुदाय के लोगों को मछली, पारंपरिक मछलियां जो पकड़ते हैं उसमें प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। कोई
अनौपचारिक सीवेज लाइन हो गई या फिर ठोस कचरा हो गया, इन क्षेत्रों में बंद या डंप नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि इसमें कचरा अगर आप फेंकना चाहो या डंप करना चाहो, चाहे वो सॉलिड कचरा हो, चाहे वो आपका सीवरेज यहाँ पे ले आकर के मिलाना हो, तो आप इन क्षेत्रों में सीआरजेड 4 में नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, उसके तहत अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं, उनके संरक्षण के लिए एक अलग मसौदा द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना जारी की गई है, जो कि आपका CR4 के अंतर्गत की गई। अच्छा, इसमें कुछ क्लॉज है कि CRZ अगर 2011 है, उसके तहत मंजूरी की प्रक्रिया क्या है, ठीक है? इसमें कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं का फॉलो किया जाता है। फिलहाल ये आपके किसी काम का नहीं है। इसमें रैपिड पर्यावरण प्रभाव आंकलन किया जाता है, उसके रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, आपदा प्रबंधन जो रिपोर्ट होती है उसको ध्यान में रखते हुए कि आखिर मतलब क्या-क्या हमें करना चाहिए, ठीक है? और इरोजन वगैरह ना हो उसको ध्यान में रखते हुए, एसटीएल जो आपका एलटीएल होता है उसके संकेतों को ध्यान में रखते हुए नक्शा जो है उसके आधार पर आपका क्लियरेंस दी जाती है। संबंधित प्रदूषक नियंत्रक जो आपका बोर्ड है, उसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, उसके बाद ही आपका CRZ का क्लियरेंस दिया जाता है। परियोजनाओं को दी गई मंजूरी 5 साल की अवधि के लिए वैध होती है। अगर मान लीजिए उन क्षेत्रों में जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप सीधा नहीं कर सकते कि CRZ लग गया तो आप तुरंत अपना परियोजना हटा लो। उसके लिए कम से कम 5 साल के लिए वैलिडिटी दी जाती है। अच्छा, आप समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये CRZ जो है वो आपका चर्चा में क्यों रहता है? यह भी जानना आवश्यक है क्योंकि परीक्षा के लिहाज से भी आपके महत्वपूर्ण है। तो क्यों है? एक्चुअली क्या है कि सुंदरवन और खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी हो गया, मालवर हो गया, महाराष्ट्र में आपका अचरा रत्नागिरी हो गया, कर्नाटक में करवर और कोंडापुर हो गया, केरल में आपका वेम्बनाड हो गया, ओडिशा की बात करें तो भितरकनिका हो गया, पूर्वी गोदावरी में कोरिगा का क्षेत्र और आंध्र प्रदेश में कृष्णा जो है, ये सब क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरिया घोषित किए गए हैं, ठीक है? और इसमें स्थानीय समुदायों के परामर्श से इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। कहने का मतलब है ये जितने भी क्षेत्र मैंने गिनाए हैं उनको क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरिया घोषित किया गया है। मतलब कि यहाँ पे CRZ के अंतर्गत इसको रखा जाएगा और इसमें माना जा रहा है कि इसमें खतरा मंडरा रहा है, इसमें आपका जो वल्नरेबल कोस्ट है उसमें कुछ क्रिटिकल कंडीशंस आई है, उसको ध्यान में रखते हुए इनको CVCA घोषित किया गया है। गोवा के मंडेम और मोरजिम, गलगिबा और अंगोड़ा जैसे जो समुद्री तट हैं उसमें कछुआ घोंसले के शिकार स्थलों के रूप में नामित किया गया है, ठीक है? और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इनको संरक्षित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में कोई विकासात्मक जो आपका गतिविधियां हैं उसकी अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। लास्ट में चलते चलते मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया था कि शैलेश नायक समिति के रिपोर्ट के को ध्यान में रखते हुए, उनकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए 2018 में दिशा निर्देश अधिसूचना जारी की गई। तो आखिर शैलेश नायक समिति क्या थी, उसकी रिपोर्ट में क्या प्रमुख बातें थी जो कि CRZ 2011 की अधिसूचना में शामिल किया गया। शैलेश नायक समिति का गठन 2014 में किया गया था और इसने जनवरी 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति ने CRZ 2011 की जो अधिसूचना थी उसके द्वारा निर्धारित शर्तों पर छूट की सिफारिश की थी। कहने का मतलब है कि CRZ 2011 में ऐसे क्षेत्र जहां पे किसी भी हालत में कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकता था, उसको कुछ निर्धारित शर्तों पर छूट देने की सिफारिश की थी। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया कि सिफारिश देने के पीछे कुछ उद्देश्य छिपा होगा। तो उद्देश्य क्या था? पर्यटन को बढ़ावा मिले, बंदरगाहों का निर्माण हो सके और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिले। क्योंकि आप जानते हो कि आज के डेट में रियल एस्टेट बिजनेस है, मतलब कि अगर वहां पे कोई बिल्डिंग बना दी गई, वहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना दी गई, तो वो बड़े-बड़े दामों पर बिकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, ठीक है? या फिर कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका इंटरनेशनल लोगों को यहाँ पे कैच करने की कोशिश करता है। तो इन शर्तों पे आपका छूट दी गई है। आपका ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन थी। समिति ने तटीय क्षेत्रों में केंद्र सरकार के नियामक शक्तियों को कम कर दिया और कहा कि इसको ज्यादातर नगर पालिकाओं को या फिर प्रदेशों को कंट्रोल करने दिया जाना चाहिए। उनकी गतिविधियों को मतलब कुछ सामान्य गतिविधियों को छोड़ करके जो कि पर्यावरण की मंजूरी जिसके लिए आवश्यक है, बाकी जितनी भी गतिविधियां हैं उसको राज्य या फिर स्थानीय जो नियोजन निकाय हैं उनको सौंप देना चाहिए। कहने का मतलब है कि शैलेश नायक समिति की रिपोर्ट क्या कहती है कि केंद्र सरकार विकेंद्रीकरण करे इन क्षेत्रों का, मतलब CRZ के जो क्षेत्र है उसमें अपनी पकड़ को कम करे। राज्य सरकार या फिर कोई भी जो स्थानीय निकाय हैं उनको ज्यादा तवज्जो दिया जाए, उनको ज्यादा पावर दी जाए ताकि आसानी से लोगों को क्लियरेंस डेवलपमेंट के लिए दिया जा सके। शैलेश नायक समिति की कुछ सिफारिशें हैं, उसके आधार पर तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जो भी सुझाव दिए गए थे उसके आधार पर CRZ 2018 की अधिसूचना को जारी किया गया था। अब अगले वीडियो में हम यहाँ पे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।